Assalamu alaikum everyone. My name is Rizwan. I'm from Immigration Experts. Sorry for being a bit late today. लेकिन वो ज़रा कुछ चीज़ों को prepare करते हुए कुछ time लग गया. So I believe you guys are fine and enjoying a good health and having a good life as well. हमने एक सिलसिला शुरू किया था कि हम अपने viewers को educate करें और उनको बताएं कि ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन, न्यूजीलैंड इमिग्रेशन, कैनेडियन इमिग्रेशन, दैन स्किल्ड इमिग्रेशन एंड बिजनेस इमिग्रेशन, इसके ऊपर हमने बातें भी की, कुछ सेशंस भी किए. सिंस लास्ट जो हमने सेशंस किए उसमें 11 अक्टूबर को कुछ अब्रप्ट चेंजेस आई in New Zealand immigration, and we observed that they have raised their points from 140 points to 160 points. अब 160 points ये एक बहुत बड़ा you can say एक setback था for few people, because New Zealand immigration used to be considered one of the easiest immigration, कि उसमें 140 points हर वो बंदा claim कर सकता था जिसके पास 6 years experience हो, and he or she has a spouse who is qualified and has a bachelor degree. It could be simple BA and it could be 16 years of education. But ever since they have increased on 11th of October 2016, New Zealand immigration authorities have increased their point system from 140 to 160. Now who are eligible? This is one of the most frequent asked questions from us. उसमें हमने ये देखा कि वो लोग eligible हैं जिनकी scoring जो है, that is like people who have a degree in IT and or engineering or in forestry or doctors and nurses and all these licensing professions, they are also eligible for immigration. But now the thing is that if you have 10 years of experience and your age is below 40 and you have a spouse who has 16 years of education, only then you are eligible. इसको हमने थोड़ा सा फर्दर पे ड्रिल डाउन किया कि हमने कोशिश की ये देखने की कि अच्छा ऐसे लोग और जिनके पास इंजीनियरिंग की डिग्री हो लेकिन बैचलर्स जो है वो इंजीनियरिंग में हो एंड देन दे हैव मास्टर्स डिग्री एज वेल. आपके पहले तो ये था कि आपने सिर्फ बैचलर्स किया हुआ है, 16 years of education आपके पास है और आपकी स्पाउस के पास भी क्वालिफिकेशन है, तो यू आर एलिजिबल विद 6 years of experience. But now you, the primary applicant, must have a bachelor degree and then a master's degree. जब master's degree आपके पास होगी तो then you claim maximum points for your qualification, and आपके पास 10 years का experience भी must कर दिया है in your relevant field. और स्पाउस के पास आपकी 16 years of education होनी चाहिए. एंड देन जो सेकंड उन्होंने चेंज की है न्यूजीलैंड इमिग्रेशन प्रोसेस, दैट इज दैट IELTS इज अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नाउ. इफ़ यू एंड 6.5 बैंड आपको रिक्वायर्ड है. एंड पहले ये होता था कि जी आपके पास यू हैव अ बैचलर और मास्टर्स डिग्री एंड देन यू गेट अ सर्टिफिकेट फ्रॉम योर यूनिवर्सिटी दैट द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस वाज इंग्लिश, तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेते थे मोस्ट ऑफ द टाइम. बट नो, if you hold a bachelor or master's degree from Pakistan, then you must appear in IELTS. 6.5 आपको band required है. And then if you are claiming points for your spouse, तो 160 points अगर आपने claim करने हैं तो spouse के points आपको claim करना must है. And spouse must have a bachelor degree, 16 years of education. Bachelor degree जब हम undergrad कहते हैं तो 16 years of education की बात हम करते हैं. 16 years of education जो है वो must है. And if you are claiming points for her, तो फिर आपकी स्पाउस जो है उनको भी 6.5 बैंड रिक्वायर्ड है. ये दो मेजर चेंजेस थी इन न्यूजीलैंड इमिग्रेशन जिसमें हमें लोगों ने बहुत ज़्यादा क्यूरीज की. एंड इट वाज अनफॉर्चुनेट दैट पीपल हु वर ऑलमोस्ट रेडी टू सबमिट देयर एप्लीकेशन बट ड्यू टू सर्टेन रीजंस दे कुड नॉट. तो वो उन लोगों के लिए अब बहुत इशू बना हुआ है क्योंकि मास्टर्स डिग्री भी मस्ट हो गई है और देन स्पाउस के पास भी IELTS का बैंड रिक्वायरमेंट हो गई है. सो इट इज़ अनफॉर्चुनेट बट स्टिल देयर वुड बी पीपल हु आर मेकिंग कट, हु आर स्टिल एलिजिबल, हु आर अप्लाइंग, एंड अल्हम्दुलिल्लाह उनके इन्विटेशन टू अप्लाई भी जो है वो EY सेलेक्ट हो रहे हैं और इन्विटेशन टू अप्लाई भी आ रहे हैं.
अच्छा, इसको थोड़ा सा हमने फर्दर देखा कि व्हाट आर द रीजंस इतनी अब्रप्ट जो चेंज लेकर आए हैं। कहाँ पे 800 एंड समथिंग इनविटेशन टू अप्लाईज, हर ड्रॉ के अंदर ऑलमोस्ट इतने 800 प्लस इनविटेशन टू अप्लाईज जो है वो आ रहे थे लोगों को। अभी ड्रॉप डाउन होके इट हैज़ कम डाउन टू 400 इनविटेशंस। तो इलेक्शन ईयर है न्यूजीलैंड में, सम ऑफ जो थोड़ी सी इनसाइट मिली है कि वहाँ पे इलेक्शंस जो हैं वो बहुत करीब आ चुके हैं, तो दे हैव कर्टेल द इमिग्रेशन। और चूँकि वहाँ पे ये काफ़ी कुछ इशू अपोजिशन ने क्रिएट किया हुआ था कि जी आप बहुत ज़्यादा इमिग्रेंट्स जो हैं वो लेकर आ रहे हैं। तो इट सीम्स कि ये चेंज जो है ये परमानेंट नहीं होगी। ये चेंज जो है फॉर द टाइम बीइंग है, मे बी फॉर few more months. So don't be disheartened. Opportunity is still there. और इंशाल्लाह अगर ये पॉइंट सिस्टम नीचे आता है, मेरी हमेशा से कोशिश ये होती है, मैं लोगों को कहता हूँ कि जी इट इज़ नॉट लाइक कि जी आई वांट टू सेल यू समथिंग। इफ़ यू हैव डिसाइडेड दैट यू वांट टू माइग्रेट टू अनदर कंट्री, तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू अप्लाई। डोंट डिले इट दिस थिंग इवन फॉर अ सिंगल मोर डे, बिकॉज इसी तरह की चेंजेस आती हैं एंड देन यू लूज द अपॉर्चुनिटी। और वो अपॉर्चुनिटी दोबारा कब मिलेगी कब नहीं मिलेगी, नोबडी नोज अबाउट दैट। यू कांट से एनीथिंग विद सर्टेन। तो सर्टेनिटी इज़ कि अगर आपने आज प्लान कर लिया है इमिग्रेशन का, सो देन इट इज़ द हाई टाइम दैट यू अप्लाई फॉर इट, गो फॉर इट। आपको इसके लिए थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ेगी। IELTS इज़ नॉट एन ईजी थिंग टू डू, बट स्टिल इफ़ IELTS इट्स अ टेस्ट ऑफ इंग्लिश, इसके अलावा तो इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। बट यू डोंट नीड टू बी अफ्रेड ऑफ इट, जस्ट गो टू सम गुड अकेडमी, आप उसकी थोड़ी सी तैयारी कर लें। 6.5 ओवरऑल बैंड सिक्योर करना इज़ नॉट बिग थिंग टू अचीव, आप इजीली उसको मैनेज कर सकते हैं। So all the best hopes for you if you are pursuing your immigration dream, कि आपको अल्लाह ताला करे कि आप कामयाब हों अपने ड्रीम के अंदर। हमारी जहाँ तक हम गाइड कर सकेंगे हम ज़रूर गाइड करेंगे आपको। आप हमें अपना CV सेंड कर सकते हैं फॉर फ्री असेसमेंट फॉर न्यूजीलैंड इमिग्रेशन। जो लोग हमें CV सेंड करते हैं, आई टेल यू ऑनेस्टली वन थिंग दैट इफ़ यू आर सिंगल, तो फिर आप उसकी वो रिक्वायरमेंट जो 160 का थ्रेश होल्ड है वो आप मीट नहीं कर पाते। लेकिन अगर आप मैरिड हैं, स्पाउस आपकी क्वालिफाइड हैं एंड यू हैव 10 years ऑफ एक्सपीरियंस, डू सेंड अस योर CV। और अपना CV जब आप सेंड करें तो आप अपनी स्पाउस का CV उसमें ज़रूर इंक्लूड करें, सो दैट वी कैन गिव यू द रियल पिक्चर कि आप एज ऑफ नाउ कहाँ पे स्टैंड करते हैं। इसके बाद आप हमें CV सेंड कर सकते हैं wecare@immigration-experts.pk, wecare@immigration-experts.pk। अदर देन दैट आप हमें यू कैन कॉल अस एज वेल। आवर नंबर्स आर 051-843-9994 एंड देन वी हैव एंड द गुड न्यूज़ दैट आई वांटेड टू शेयर विद यू दैट वी हैव नाउ एन ऑफिस in Lahore as well. It's in the heart of the Lahore, बरकत मार्केट के पास है, अपोजिट टू बरकत मार्केट है। टोटल का फ्यूल स्टेशन जो है उसके बिल्कुल बैक साइड पे है। वहाँ पे 61 अली ब्लॉक इज़ दी एड्रेस। आप हमें लाहौर ऑफिस को भी विज़िट कर सकते हैं, वहाँ पे मिस फौजिया खान होती हैं, वो उस ऑफिस को लुक आफ्टर कर रही हैं। इफ़ यू वांट टू हैव अ कन्वर्सेशन विद मी, तो वहाँ पे डायरेक्टली आपकी मेरे से बात भी हो जाएगी। अगर आप मेरे से डायरेक्टली मिलना चाहें तो मैं ऑफ एंड ऑन लाहौर का विज़िट ज़रूर करता हूँ एंड आई कैन सी यू इन पर्सन डायरेक्टली इन लाहौर। यू डोंट नीड टू, हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं उनकी बहुत ज़्यादा ये ख्वाहिश थी कि जी आप लाहौर में एक ऑफिस बनाएं, अदरवाइज वी हैव टू कम टू ऑल द वे फ्राम लाहौर टू इस्लामाबाद। सो द गुड थिंग इज़ दैट वी आर नाउ इन लाहौर एज वेल। अच्छा, आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। 0308-585-7777 इज़ द नंबर। आप हमें इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। आप लाहौर ऑफिस के नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। हमारे सारे नंबर्स हमारी वेबसाइट के ऊपर दिए हुए हैं। आवर वेबसाइट एड्रेस इज़ इमिग्रेशन एक्सपर्ट्स EXPERTS.PK। अच्छा, अब थोड़ा सा हम बात कर लें हम ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन के बारे में। ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन इज़ एट द मोमेंट इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी इफ़ यू आर थिंकिंग ऑफ एन इमिग्रेशन मूविंग टू अनदर कंट्री। ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन में दी ओनली थिंग इज़, और उसमें मैं आपको ये बता दूं कि ये गलत परसेप्शन है कि ओनली इंजीनियर्स एंड IT पीपल कैन अप्लाई।
people from different backgrounds, different professions can also apply. ऑस्ट्रेलिया में तो उनकी एक सप्लीमेंट्री लिस्ट है जिसमें ऑलमोस्ट एनीबॉडी कैन अप्लाई, बट फॉर दैट लिस्ट you need to achieve 70 points benchmark. So if you hold bachelor degree, master's degree, you have 7 band in IELTS and you are below the age of 40, opportunities are there. In case of Australia, anybody can apply. I repeat my words, anybody can apply if you hold a degree, relevant experience and 7 band in IELTS, and you have a spouse and you can claim points for your spouse as well. अगर आप spouse के points Australian immigration में claim करते हैं तो spouse को भी 6 band चाहिए होता है. एक गलत perception ये भी है कि जी आप spouse के वैसे ही points claim कर सकते हैं. नहीं, ऐसा नहीं है. आपकी spouse जो है उनकी भी skill assessment होगी and she needs 6 band in each module if you want to claim her points. Opportunity for agricultural people, for forestry people, for MBAs, for BBAs, for people who are in social welfare, who are community workers, who are welfare workers, who are social workers, people who have education in psychology. But if you are applying as a psychologist, then you must have 4 years education, bachelor degree in psychology, and then on top of it 2 years आपके पास masters भी होना चाहिए, because the assessing authority requires at least 6 years of education in psychology. In addition to that, आपके पास अगर Pakistan studies है, you are eligible. I'm repeating my words. If you have Pakistan studies, you are eligible. If you have a degree in chemistry, in biochemistry, in physics, in mathematics, almost every walk of life, people having different backgrounds, different qualifications, they are eligible for Australian supplementary list. But again, supplementary list, you need to meet 70 points threshold. 70 points means that you need to claim points for your qualification, points for your age, points for your experience, and then points for IELTS. That doesn't include points for regional nomination or state nomination. So if you have 70 points, don't lose hope. You can claim points for your spouse as well. So don't lose hope. Opportunity is there. अच्छा जी, मैं थोड़ा सा आज मुझे भी मौका दें, मैं ज़रा थोड़ा सा देख लूँ कि लोगों की क्वेश्चंस क्या हैं. अनफॉर्चुनेटली मुझे रियल टाइम में एग्जैक्टली क्वेश्चंस का पता नहीं चल रहा होता, तो मैं उनका आंसर भी नहीं कर पाता. बट आयट्स जनरल और एकेडमिक. अच्छा, एक दूसरी कन्फ्यूजन ये भी है लोगों के जहन में कि जी आयट्स कौन सा करना चाहिए, जनरल करना चाहिए या एकेडमिक करना चाहिए. जी हम वो गए थे आयट्स की रजिस्ट्रेशन के लिए, तो हमने उनसे कहा कि जी हमने एकेडमिक करना है, तो उन्होंने कहा जी नहीं, इमिग्रेशन में तो आयट्स जो है वो जनरल यूज़ होता है. ये गलत परसेप्शन है, बिल्कुल गलत है. एब्सोल्युटली नो डाउट अबाउट इट. I am saying with confidence, it is written on border.gov.au that it is IELTS which is required, right? It is just IELTS, general or academic, regardless. So it is generally the assessing authority's requirement. Like if assessing authority requires specifically, like जो accountants की assessing authority है, they want academic IELTS. So if assessing authority sets a requirement, that supersedes the requirements of the Department of Immigration. So if you are applying as an accountant, you need IELTS academic in any case. If you are applying as an IT professional, you can have IELTS in academic or general. If you are applying as an engineer, academic or general, whichever. So please, for Australia and for New Zealand. For Canada, it is general. It is just the general IELTS which is required, not the academic. So for Australia, I'm repeating my words again. For Australia, IELTS general or academic. For New Zealand, IELTS general or academic. Right. अच्छा, इसके अलावा हमसे कुछ लोगों ने क्वेश्चंस पूछे हुए थे कि
people have asked कि जी why analyze what's the difference between New Zealand and Australian immigration. The major difference is that in case of Australia you can get the permanent residency directly, whereas in case of New Zealand it is always the temporary residence. Temporary residence और permanent residence में जो major difference होता है, that is like in temporary residence सब class 489 जिसको कहते हैं, या New Zealand immigration में आपको बच्चों का जो benefit मिलता है, which is around in case of Australia it is like $500-600 a month per child, वो आपको नहीं मिलता, ठीक है. आपको medical benefit नहीं मिलता for 2 years. After 2 years आप लोग entitled हो जाते हैं. That is subclass 489 is pathway program leading to permanent residency. तो after 2 years you are eligible for permanent residency, और आप permanent residency के लिए apply करेंगे तो आप उसके लिए eligible हो जाते हैं to claim the benefits. अच्छा, इसमें कुछ लोगों ने ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ था कि जी अगर आप टेम्परेरी रेजिडेंट हैं, सब क्लास 489 के अंडर हैं, and now you want to apply. Again, I'm not talking about temporary residence. I'm talking about specifically for subclass 489, which is called regional nomination. Under regional nomination, आपने 2 years जॉब शो करनी है. अगर आप इंजीनियर हैं और आपको अपने फील्ड की जॉब नहीं मिली, स्टिल आप PR के लिए, परमानेंट रेजिडेंसी के लिए एलिजिबल हैं. ये एक अगेन गलत परसेप्शन है कि शायद आपको अपनी फील्ड से रेलिवेंट जॉब शो करनी है. नो, एनी जॉब यू कैन शो और आप उसके लिए परमानेंट रेजिडेंसी के लिए एलिजिबल हो सकते हैं. कुछ हमें क्लाइंट्स ने बड़ा अच्छा मैं कंपैरिजन कर रहा था बिटवीन न्यूजीलैंड इमिग्रेशन एंड ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन. सो इट्स लाइक यू आर कंपेयरिंग एप्पल्स विद एप्पल्स, यू आर नॉट कंपेयरिंग एप्पल्स विद बनानास. सो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. ऑस्ट्रेलियन और न्यूजीलैंड जो कंट्रीज़ हैं, इनमें जो अगर हम इनका HDI इंडेक्स को देखें तो देयर इज़ हार्डली ए डिफरेंस. कोई ऐसा मैं कोई मेजर ऐसी कोई चीज़ नहीं काउंट कर सकता जो मैं ये कहूँ कि जी दिस इज़ बेटर इन न्यूजीलैंड एंड दिस इज़ बेटर इन ऑस्ट्रेलिया. वो कहीं पे अगर एक चीज़ थोड़ी सी वहाँ कम है तो वो दूसरी जगह पे ज़्यादा है. सो यू कांट रियली कंपेयर दीज 2 कंट्रीज़. हाँ, अगर आप कहें कि जी ऑस्ट्रेलिया को आप कंपेयर करें या न्यूजीलैंड को कंपेयर करें विद एनी डेवलपिंग कंट्री, तो यस आप कंपैरिजन कर सकते हैं. इन माय ओपिनियन ये कंपैरिजन एज सच कोई बनता नहीं है. एडवोकेट्स के लिए एक साहब ने पूछा हुआ है कि जी एडवोकेट्स के बारे में बताएं कि जी वो एलिजिबल हैं या नहीं. 100% इफ़ यू आर एन LLB having 8 years of experience plus you are below the age of 40 and you have hired 7 band in each module and आप ये अगर मैं इसको देखूं तो देखें पॉइंट्स कितने बनते हैं. इफ़ यू आर बिलो द एज ऑफ 40 तो 25 पॉइंट्स बन गए. यू हैव LLB डिग्री, यू आर क्लेमिंग 15 पॉइंट्स. यू हैव 8 years ऑफ एक्सपीरियंस, यू आर क्लेमिंग अगेन 15 पॉइंट्स. तो ये हो गए 55 पॉइंट्स. देन यू हैव 7 बैंड इन ईच मॉड्यूल, ये हो गए 65 पॉइंट्स. एंड देन यू हैव अ स्पाउस एज वेल हु इज़ क्वालिफाइड एंड जिनकी स्किल असेसमेंट हो सकती है और वो 6 बैंड इन ईच मॉड्यूल भी ले सकती हैं. तो उनके भी अगर हम 5 पॉइंट्स क्लेम कर लें तो ये हो गए 70 पॉइंट्स. नो, यू आर एलिजिबल. विद 70 पॉइंट्स एनीबॉडी कैन गो रिगार्डलेस कि उनका प्रोफेशन क्या है, उनके पास डिग्री क्या है, ऑलमोस्ट, क्योंकि उसमें सारे प्रोफेशंस जो है वो एडेड हैं. अच्छा, देन आफ्टर गेटिंग टेम्परेरी, नो नॉट एट ऑल. इस क्वेश्चन को मैं बिल्कुल पहले ही आंसर कर दिया है. देन पीपल वांट्स टू आस्क अबाउट US विजिट वीज़ा एंड स्टूडेंट वीज़ा. आज का हमारा टॉपिक नहीं है, किसी दिन हम US विजिट वीज़ा और स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर एक अलग से सेशन कर लेंगे इन डिटेल. USA का विजिट वीज़ा जनरली मैं बता दूँ, इट डिपेंड्स अपॉन योर इंटरव्यू. इफ़ यू गिव गुड इंटरव्यू यू आर सिलेक्टेड. इफ़ यू डोंट गिव गुड इंटरव्यू, रिगार्डलेस कि आपके बैंक स्टेटमेंट कितने की है, आपके पास एसेट्स कितने के हैं, वो इंटरव्यू के ऊपर डिसाइड करते हैं. सो यू नीड टू लर्न द आर्ट ऑफ इंटरव्यू. देन माल्टा वी डोंट डील दैट, तो इसलिए मैं उस पर बात भी नहीं करूँगा. माई सन इज चार्टर्ड अकाउंटेंट. अगर आपकी सन जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, ही नीड 7 बैंड इन ईच मॉड्यूल.
रिमेंबर लोग इसको थोड़ा सा कंफ्यूज कर जाते हैं. यू नीड टू बी अ फुल फ्लैज चार्टर्ड अकाउंटेंट, नॉट जस्ट कि जी मैंने उनका जो पार्ट 1 होता है वो मेरा क्लियर है, मैं या एक सब्जेक्ट मेरा रह गया है बाकी सारे क्लियर हैं. नो, चार्टर्ड अकाउंटेंट जब तक आप कंप्लीटली पास नहीं हैं आप एलिजिबल नहीं हैं. अच्छा, इसके अलावा लोगों ने MCS आपने किया हुआ है, किसी ने क्वेश्चन किया हुआ है कि जी मैंने MCS किया हुआ है. अगर आपने MCS किया हुआ है तो 100% कंप्यूटर साइंस पीपल आर हाईली इन डिमांड इन ऑस्ट्रेलिया एंड इन न्यूजीलैंड. इसके अलावा मैं थोड़ी सी बात करना चाह रहा था ऑन बिज़नेस इमिग्रेशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया. लोगों की बहुत ज़्यादा क्यूरीज आती हैं कि जी हमें बिज़नेस इमिग्रेशन के बारे में बताएं. देखें, बिज़नेस इमिग्रेशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया लुक्स एट बिज़नेस डिफरेंटली दैन कैनेडा. ऑस्ट्रेलिया ये कहता है कि आप सब क्लास 188 जो है इसके अंडर अगर आप जाना चाहते हैं विच इज़ बिज़नेस इनोवेशन, तो अगर आप यहाँ पे पाकिस्तान में बिज़नेस कर रहे हैं एंड योर बिज़नेस टर्नओवर, मैं टर्नओवर की बात कर रहा हूँ नॉट द प्रॉफिट, टर्नओवर अगर आपके बिज़नेस का $5 लाख है तो यू आर एलिजिबल एंड योर नेट वर्थ मस्ट बी $800,000. अगर ये 2 कंडीशंस आप मीट करते हैं तो यू आर एलिजिबल फॉर ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन. अब वो लोग जो प्रॉपर्टी के बिज़नेस में हैं, ठीक है, उनका तो एक गाड़ी अगर वो सेल करते हैं इन इस्लामाबाद और लाहौर और इन कराची इन गुड एरिया तो 4-5 करोड़ रुपए की एक ट्रांजैक्शन हो जाती है, या इवन फॉर दैट मैटर 2 करोड़ रुपए की एक ट्रांजैक्शन हो जाती है. तो इफ़ यू हैव सोल्ड 3-4 हाउसेज इन अ ईयर तो आप इस थ्रेशोल्ड को ही मीट कर जाते हैं, बीट कर जाते हैं, तो आप यू आर एलिजिबल. और बिजनेस इमिग्रेशन में IELTS इज़ नॉट अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट, IELTS का बहुत कम वेटेज है. तो ओवरऑल अगर आपके पास फाइनेंसेस जो हैं वो अच्छे हैं, आपकी नेटवर्थ अच्छी, आपके बिजनेस का सॉरी आपके बिजनेस का टर्नओवर अच्छा है, तो फिर आप बिजनेस इमिग्रेशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया यू आर एलिजिबल फॉर दैट. कनाडा जो है वो बिजनेस इमिग्रेशन को एंटायरली डिफरेंटली देखता है. कनाडा ये कहता है कि यू नीड टू इन्वेस्ट $150,000 इन कनाडा. आई एम टॉकिंग अबाउट, देखें बिजनेस इमिग्रेशन जो होती है ये फेडरल सब्जेक्ट नहीं है, ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट होता है. इन केस ऑफ कनाडा इट इज़ प्रोविंशियल सब्जेक्ट, इन केस ऑफ ऑस्ट्रेलिया इट इज़ स्टेट सब्जेक्ट. तो स्टेट ने आपको नॉमिनेशन देनी होती है. तो कनाडा में मैनिटोबा की अगर हम बात करें तो मैनिटोबा ये कहता है कि $150,000 जो है वो आपने इन्वेस्ट करना है कनाडा के अंदर, और आपके बिजनेस का आपकी जो नेटवर्थ है वो होनी चाहिए $300,000 एंड आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए ईदर बिजनेस मैनेजमेंट का या आप बिजनेस एंटरप्रेन्योर होने चाहिए. ये 2 कंडीशंस अगर आप मीट करते हैं तो फिर आप उसके लिए एलिजिबल हैं. दोनों कंट्रीज़ के अंदर बिजनेस इमिग्रेशन, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया दोनों के अंदर बिजनेस इमिग्रेशन अगेन पॉइंट्स बेस्ड इमिग्रेशन, इट इज़ नॉट चॉइस बेस्ड इमिग्रेशन. सो इफ़ यू मीट द पॉइंट्स यू आर एलिजिबल. ठीक है, बिजनेस प्रपोजल एक इसमें डेवलप करना पड़ता है कि जी मैं वहाँ पे आके बिजनेस क्या करूँगा. बिजनेस प्रपोजल इज़ द की डॉक्यूमेंट. So you apply to a province or state and then they scrutinize your application and then they give you the nomination. ये हमारा आज का इस मेरा ख्याल है कि हमने इस सेशन पे बात की है, कोशिश की है कि हम अगेन आपकी क्यूरीज को आंसर कर सकें. एट टाइम्स हम आंसर कर पाते हैं, एट टाइम्स अगेन मेरे पास बहुत कम से वो कमेंट्स जो मुझे नज़र आ रहे हैं वो हैं, लेकिन अगेन वो जब बाद में देखते हैं तो कमेंट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो ड्यूरिंग सेशन मुझे पता नहीं चलता. सो आई ट्राई टू आंसर. सेशन हम कर लेते हैं, कोशिश तो होती है कि रेगुलराइज किया जा सके इस सारी एक्टिविटी को, और हम आपके जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं उनको डायरेक्टली फेसबुक लाइव के ऊपर आपको आंसर कर दें, रादर देन कि आप लोग जो हैं वो क्यूरी करें और फिर आपको पता चले कि जी इसका आंसर क्या है. So thank you very much for watching. Next inshallah we will try to see you in next week. अगर आपने CV अपना सेंड करना हो, assessment is absolutely free. अगर आपने CV सेंड करना हो तो wecare@immigrationexperts.pk आप हमारी वेबसाइट को विजिट करें, वहाँ पे आपको हमारे कॉन्टेक्ट नंबर्स भी मिल जाएंगे और हमारे ईमेल एड्रेसेस भी मिल जाएंगे. आप थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग. इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट वीक.